नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज सबसे पहला, क्या अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद केवल वोट की राजनीति द्वारा तय हों? पहला, क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है भारतीय लोकतंत्र भटक रहा है? तीसरा, कौन चुनाव में रेवड़ी बांटता है? इन तीनों पे चर्चा करेंगे। रेवड़ी वाली बात मैं अंत में इसलिए करूंगा कि उसमें थोड़ा आपको, किसी को हंसी आ सकती है, किसी को गुस्सा आ सकता है, किसी को बहुत उससे लगेगा कि ये क्या बात कही है। वो अंत में करेंगे। अपने अपने हिसाब से अपने अपने रस आप लोग उसमें लीजिएगा। अ, अपनी पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले आपसे एक बार आग्रह, अ, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो हमें वन टाइम, एक बार में भी हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी आर्थिक मदद से हमें चैनल चलाने में थोड़ी सुविधा रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद केवल वोट की राजनीति द्वारा तय होंगे? अ, अभी हाल में आपने देखा कि द्रौपदी मुर्मू जी और यशवंत सिन्हा के बीच में एक राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। अ, सही बात तो ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, इसमें कोई कंटेस्ट तो है नहीं। साफ-साफ दिख ही रहा है कि इसमें द्रौपदी मुर्मू जी के जो एनडीए की कैंडिडेट हैं, उनको जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई मुद्दों का कंटेस्ट नहीं रह गया है। मैं ये बात जब मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, क्योंकि अब जो बार-बार नैरेटिव आ रहा है, अभी उपराष्ट्रपति पद के भी बीजेपी ने, मतलब एनडीए ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। हर जगह ये आ रहा है कि इससे वोट का क्या फायदा होगा। द्रौपदी मुर्मू जी से आ रहा है कि देखिए वोट है, और इसी वजह से बहुत से जो राजनीतिक दल हैं, वो अगर अगर एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ नहीं भी हैं, लेकिन उनको आदिवासी वोट जाने का खतरा है, इसलिए वो द्रौपदी मुर्मू जी को के साथ है। तो ये सारी चीज वोट की राजनीति हो रही है। पास्ट में मैं दो राष्ट्रपतियों के नाम लूंगा, ऐसा नहीं हुआ कि क्या राधा कृष्णन जी या कलाम साहब, इन दो लोगों को इस देश में वोट के को देख के राष्ट्रपति पद पे आए थे उन लोग? क्योंकि एक चीज अब बिल्कुल वो हो गई, और ये एनडीए भी खुल के कह रहा है कि मुझे इससे आदिवासियों के वोट में मुझे ठीक होगा। उधर धनखड़ जी आ गए, उनकी बात आगे करेंगे। अ, इस राष्ट्रपति चुनाव में अब देखना यह है कि मतलब एनडीए और खास करके बीजेपी ने इसमें क्या अचीव किया। क्योंकि देखिए, ये सारी चीजें 2024 में जो विपक्ष का चैलेंज है, उसको बीजेपी देख रही है। विपक्ष भी इस चुनाव में इसलिए आया है क्योंकि उसको भी 2024 की एक तरह से ग्राउंड पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो भी अपनी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक दो चीजें आपको इसलिए बता दूं कि ये जो जो किनका चुनाव हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए, जो सीट की दृष्टि से हिंदुस्तान के, भारत के जो सबसे बड़े 10 राज्य हैं, यूपी 80 सीट, वेस्ट महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, गुजरात 26, माफ कीजिएगा कर्नाटका बीच में है 28, राजस्थान 25, और आंध्र प्रदेश 25। ये 10 राज्यों में मिलकर कुल 382 सीट्स होती है। अब मोटे तौर पे बीजेपी का यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि वो मतलब किस तरफ है, और उनकी सरकार यहीं से बनती है। इन 10 राज्यों में दो राज्य में अगर आप निकाल दें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी का खाता नहीं खुला था 2019 में। तो एक जगह से 39 सीट्स, एक जगह से 25 सीट्स, 64 सीट अगर आप कम कर देते हैं 382 में, तो बचती है 318 सीट। तो 318 सीट इन 8 स्टेट्स। अब बीजेपी को जो भी देखना है 2024 का इलेक्शन, वो इन 318 सीट में, क्योंकि वो यहाँ पे लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती है। इन 318 सीट में बीजेपी जब मैं बोल रहा हूँ तो एनडीए की 300, इन आउट ऑफ दिस 318, 265 सीट, 265 सीट। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इन 8 स्टेट में, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, कर्नाटका, गुजरात और राजस्थान में, कांग्रेस की
केवल 7 सीट हैं 8 स्टेट मिला के, जबकि राजस्थान में उसकी सरकार है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उसकी सरकार थी, अब नहीं है। गुजरात में वो भई मतलब एक पिछला विधानसभा इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ी थी। इन सबके मद्देनज़र ये इम्पोर्टेंट है कि इन 8 स्टेट में क्या-क्या किया जाए। अच्छा, अब विपक्ष का क्या है कि विपक्ष इन्हीं 8 स्टेट में डिसाइड हो जाएगा कि विपक्ष कुछ कर पाया है कि नहीं कर पाया है। क्योंकि अगर बीजेपी की इस जगह से 265 सीट से कम होती हैं, तो विपक्ष के लिए कोई उम्मीद बनती है, नहीं तो नहीं। अब एक चीज़ ये भी देखना है कि यशवंत सिन्हा साहब कितने स्ट्रॉन्ग प्रेज़िडेंट कैंडिडेट थे। ये तय बात है कि वो पहली चॉइस नहीं थे प्रेज़िडेंट कैंडिडेट के। तो सबसे पहले गोपाल गांधी जी का नाम आया, फिर शरद पवार जी का आया, फिर फारूक अब्दुल्ला जी का आया, ये 4th चॉइस थे। और दूसरा ये भी है कि यशवंत सिन्हा साहब को हैज़ नथिंग टू लूज़। वो जो तृणमूल कांग्रेस में गए थे और तृणमूल कांग्रेस से फिर उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, तो खटास तो थी मन में। भले ही झगड़ा ना हो, लेकिन खटास तो थी। अब देखना ये है कि इस बार भाजपा ने इससे क्या पाया? इस राष्ट्रपति इलेक्शन से भाजपा ने सबसे बड़ा अचीवमेंट ये किया कि उसने विपक्ष को बिल्कुल बिल्कुल बिखेर दिया, तहस-नहस कर दिया। उत्तर प्रदेश सबसे पहला, मैं उन्हीं 8 राज्य में, बाकी राज्यों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उन 8 राज्य में जहाँ पे बीजेपी की 318 में 265 सीट आती हैं। यूपी, जो ऑपोजिशन था सबसे बड़े अखिलेश यादव, क्योंकि विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए थे, 36-37% वोट लेके आए थे, उम्मीद थी। उनके जो सबसे बड़े सिपहसालार थे, राजभर, ओम प्रकाश राजभर, उनको तोड़ा। उनके चाचा शिवपाल यादव भी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ चले गए। अब आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, उसी में सेंध लग गई शिवसेना को। अब वो उनकी इंटरनल, उस पे अभी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये भी है कि शिवसेना आज द्रौपदी मुर्मू जी जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, उनका सपोर्ट करना पड़ रहा है। वेस्ट बंगाल, उसके कारण जो भी हों, लेकिन ममता बनर्जी का ये बयान कि अगर हम लोगों को पहले द्रौपदी मुर्मू जी का पता होता, तो हम लोग शायद उनको ही उनको समर्थन देते। ये ममता बनर्जी जी की जो एक वो जो शॉर्ट फ्यूज वाला एक राजनीति नहीं है। अगर आपका यशवंत सिन्हा से कुछ जो भी दिक्कत थी, आपने उनको राज्यसभा नहीं भेजा, लेकिन आप ये स्टेटमेंट कह के मुझे ऐसा लगता है कि आप ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं दे। एक तरफ आप विपक्ष की लीडरशिप चाहती हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। तीसरा, अब 3 स्टेट हो गई, मैं बड़ी स्टेट चल रहा हूँ एक के बाद एक। फिर आता है बिहार, 40 सीट्स का। यहाँ पे नीतीश कुमार की मजबूरी थी कि झारखंड की वो गवर्नर नहीं थे, हालांकि वो झारखंड की है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो झारखंड की गवर्नर, वहां पे नीतीश जी को भी उनका सपोर्ट करना पड़ा, आदिवासी वाले उस पे। अब आती है बाकी 4 स्टेट की बात। मध्य प्रदेश में बीजेपी का ऐसा कोई चैलेंज है नहीं, कर्नाटका में ऐसा कोई चैलेंज है नहीं, गुजरात में अब इलेक्शन है, ऐसा कोई चैलेंज है नहीं। आखिरी स्टेट राजस्थान। राजस्थान में क्योंकि अशोक गहलोत 5 साल सर्वाइव कर, मतलब 4 साल हो चुके हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा लगता है 5 साल पूरा अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे, तो यहाँ पे कुछ हिलाने की जरूरत, और इसीलिए उपराष्ट्रपति पद का उन्होंने जगदीप धनखड़ जी को दिया। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव में तो ये कहीं ना कहीं से विपक्ष की एकता बिखर गई है। उपराष्ट्रपति, जो कल वोट होना है, अब उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ जी को देख के अब एक नया तरह का विमर्श शुरू किया जा रहा है। ये था पहले, भाई मुझे भी ये था कि नॉर्थ से अगर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको नॉर्थ का माना जा रहा था, उनको अगर लाया जा रहा तो साउथ से कहीं ना कहीं कोई आएगा, लेकिन अब वो नॉर्थ की जगह बिल्कुल क्लियर हो गया। अब उसका एक नया टर्म दिया जा रहा है, ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब वेस्ट से जगदीप धनखड़, ईस्ट से द्रौपदी मुर्मू जी। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जी जिस स्टेट से आती हैं, उड़ीसा, उसके बाद ईस्ट, अगर ईस्टर्न इंडिया देखिए तो उसके बाद उनकी सीमाओं की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और 8 जो 7 सिस्टर्स और सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ये 11 स्टेट उनसे और ईस्ट में है। तो आप अगर ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं, ये एक लॉजिक ठीक से बना रहे हैं कुछ, ठीक है, हर आदमी अपनी अपनी लॉजिक बनाता है। दूसरी बात यह है कि जगदीप धनखड़ को अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जाट और किसान नेता है, और इनके आने से
जाट और किसानों में पैठ बनेगी। हालाँकि ये तय है कि इन्हीं के दूसरे राज्यपाल जो सतपाल मलिक हैं, वो किसानों के आंदोलन में भी जिस तरह से उन्होंने किसानों के पक्ष में अपने बयान दिए, वो बड़ा वो उभरे, और जाटों के भी वो बड़े ज़्यादा एस्टैब्लिश नेता हैं। अब कुछ लोगों का कहना है क्योंकि सतपाल मलिक के बयान से जो डैमेज हुआ है जाटों या किसानों के बीच में, उसको काउंटर करने के लिए भी इनको लाया गया, इस तरह की भी बात हो रही है। जगदीप धनखड़ जी का ये है कि ये कोई रेगुलर फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। जनता दल के टिकट पे एमपी बने 89 में, फिर कांग्रेस के टिकट पे 93 से 98 एमएलए बने, फिर ये वकालत करने लगे। फिर इन्होंने 20 साल वकालत की अच्छी, और फिर ये वापस गवर्नर बना के आ गए। ये कितने निष्पक्ष हैं क्यों हैं, वो आपको पश्चिम बंगाल में इनके टेन्योर के दौरान बार-बार इन्होंने अपनी निष्पक्षता का नमूना आपको दिया ही था। अब मेन क्या है कि विपक्ष भी अपना कैंडिडेट देगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें उसके 2 कारण हैं। विपक्ष एक तो अनकंटेस्टेड नहीं जाने दे रहा है। ये जानते हुए कि उसका कैंडिडेट हारेगा, विपक्ष जो कहते हैं ना वॉक ओवर नहीं देने के मूड में है। मैं 2 पार्टीज़ के नाम यहाँ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो भी विपक्ष का स्पेस है, वो कितने इफेक्टिव होंगे अभी तो नहीं लगता है कि इफेक्टिव होंगे, लेकिन कम से कम वो उस जगह खड़े तो दिख रहे हैं। कांग्रेस ने ना प्रेसिडेंट में और ना वाइस प्रेसिडेंट में ये शर्त रखी कि मेरा कैंडिडेट होना चाहिए। वो यशवंत सिन्हा के लिए वो मान गए। फिर अभी भी जो एक उन्होंने बनाया है कि भाई कोई कैंडिडेट हो जाए, बट दे नीड अ ऑपोजिशन कैंडिडेट। और दूसरा आम आदमी पार्टी, इसके इनके बारे में भाई अरविंद केजरीवाल के बारे में हरदम होता है कि नहीं नहीं ये उसी तरह के राह पे हैं, उसी राह पे हैं, ये भी ये करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जिसको कहते हैं ना, वो विपक्ष के साथ खड़े हुए दिखाई दिए जब उन्होंने कहा कि नहीं हम तो यशवंत सिन्हा का ही साथ दे रहे हैं। क्योंकि एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि 2 इंडिकेशन बिल्कुल साफ-साफ है। एक, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट है, एक टर्म देगी उसके बाद बाहर, आपका आपसे जो भी मुझे वोट का फायदा होता है वो मैं ले लूंगा। कोविंद जी का अगर अच्छा टर्म था उनको दूसरा भी दिया जा सकता था। वेंकैया नायडू जी आपके इतने पुराने नेता थे, साउथ की वॉइस थे, अच्छा आप लोग मानते थे, लेकिन उनको भी दूसरा टर्म नहीं मिला। दूसरा एक संदेश मेरे ख्याल में बीजेपी ये भी देना चाहती थी कहीं ना कहीं, कि हम नॉन आरएसएस वालों को भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि अदरवाइज एक जनरल इंप्रेशन है ना कि जो आरएसएस का पुराना प्रचारक पुराने लोग हैं उन्हीं के लिए इस जगह है, लेकिन इससे उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की। अब हम लोग आ जाएं, एक जो चीफ जस्टिस ने कहा अभी कल जयपुर में एक कार्यक्रम में थे, वहां केंद्रीय विधि मंत्री भी थे और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी थे। वहां पे उन्होंने कहा, मूल यह है कि क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि भारतीय लोकतंत्र भटक रहा है। उन्होंने उन्होंने ये बिल्कुल साफ-साफ अपना कंसर्न जाहिर किया है कि जो आर डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने अपने लोकतंत्र के बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। क्योंकि उन्होंने उन्होंने उस वक्तव्य में ये कहा है कि गवर्नमेंट और विपक्ष के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो अब मिसिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑपोजिशन का स्पेस है वो कम हो रहा है। और उन्होंने 2-3 चीजें स्पष्ट की जो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि वो चीजें थोड़ा समझने की हैं और उस तरह से दृष्टि भी देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो भारत है उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है, उन्होंने स्पष्ट ये किया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो कोर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी थी, जो मूल रूप से इस संविधान के निर्माताओं की जो कोर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी थी, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी भी रूल ऑफ मेजॉरिटी की बात नहीं होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबकी बात होती है, रूल ऑफ मेजॉरिटी की नहीं होती। उसमें दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट की सीजीआई साहब ने कि ऑपोजिशन के साथ डिटेल डेलिब्रेशन और स्क्रूटिनी होगी, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। उन्होंने एक और चीज कही, उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ साथ ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जो जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये उनका लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र हम अपने प्रतिनिधि के थ्रू वो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि जो जो माइनॉरिटी है, जो विपक्ष है मतलब किसी भी चुनी हुई संस्था में, उसको मेजॉरिटी दबा नहीं सकती है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि जो अब जो नया लोकतंत्र है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो इवॉल्व हो रही है पूरी दुनिया में, उसमें ये अपेक्षा की जाती है कि लेजिस्लेटिव
विधायिका और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की जो एक्सेसेस हैं, जो वो अपने आगे बढ़ के काम करती हैं, उसको उसके विपक्ष में उसको काउंटर करने के लिए कोर्ट खड़ा रहेगा, जुडिशरी को खड़ा करना होगा। और उन्होंने ये स्पष्ट किया, ये इसलिए भी ज्यादा हो गया है क्योंकि ऑपोजिशन मिसिंग है। उन्होंने फिर ऑपोजिशन के फायदे गिनाए हैं। उन्होंने पहली चीज ये कही कि डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होता है। आप एक ढंग से सोच रहे हैं, अगर दूसरा आदमी दूसरे ढंग से सोच रहा है तो आप एक नया, आपको राह भी दिखती है, एक नए तरह से देखने का होता है। तो आपको ऑपोजिशन को इस तरह से मतलब ये उन्होंने साफ-साफ कहा कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन से हॉस्टिलिटी नहीं है। पहले नहीं होती थी। वर्तमान में दिख रहे हॉस्टाइल हैं पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए। अब ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। वो साफ-साफ स्पष्ट कर रहे हैं। इससे स्पष्ट वक्तव्य तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता था। अब मेन ये है कि जो कर्णधार हैं, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की सोचते हैं, जो रूल ऑफ मेजॉरिटी की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की जगह रूल बाय लॉ की बात करते हैं, उनको ये बात कितनी समझ में आएगी। अब मैं अंतिम बात कर रहा हूं कि कौन चुनाव में रेवड़ी बांटता है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने एक भाषण दिया। मैं छोटा सा अंश उसका लगा दे रहा हूं और फिर मैं एक अंश लगा रहा हूं जो अभी 2-4 महीना पहले वही बोल रहे थे, वही रेवड़ी बांट रहे थे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक। साथियों, डबल इंजन सरकार ने सबको मुफ्त टीका तो लगवाया ही, महामारी के इस समय में हमने कदम कदम पर गरीब परिवारों का साथ दिया है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया। हजारों करोड़ रुपए महिलाओं के जनधन खाते में जमा किए। छोटे किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में भी सीधे हजारों करोड़ रुपए जमा किए। इतना ही नहीं, महामारी में हमारा कोई परिवार, गरीब से गरीब परिवार, वह भी भूखा न सो जाए, इसके लिए 2 साल से भाजपा सरकार यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है भाई। अब ये किसने शुरू किया? जो सबसे मुख्य बात है कि ये जो अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि रेवड़ी बांटना है तो किसने शुरू किया? ये तो आप तो नमक और क्या कि जिसने नमक खाया है, जिसने वो किया है, हमने मुफ्त राशन दिया, हमने मुफ्त राशन दिया। हालांकि मैं मुफ्त राशन को रेवड़ी बांटने की श्रेणी में नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर आप मुफ्तखोरी अगर कोई बताता है तो ये हिंदुस्तान के आम जन का अपमान है। ये आम जन का अपमान है। राइट टू फूड है इस देश में भाई, राइट टू एजुकेशन, ये मौलिक अधिकार है हमारे। इसको आप मुफ्तखोरी क्या कर रहे हैं? ये एक गलत जुमला अब आप यूज नहीं कर सकते हैं। जुमला इज अनपार्लियामेंट्री। ये गलत अब जो भी है, इसका शब्द मालूम नहीं, क्या पार्लियामेंट है क्या नहीं है पार्लियामेंट। अब क्या बीजेपी ये अनाउंस करेगी, अगर वो इतने सीरियस हैं इसके बारे में, कि अब सारी फ्रीबीज खत्म? क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि कुछ सब्सिडी, कुछ फ्रीबीज की जो लोग बात करते हैं, उनका एक उनको दिक्कत बीजेपी को आम आदमी पार्टी से भी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो एक दिल्ली मॉडल दिया, जहां पे वो एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के, उसमें उन्होंने सुलभ कराई, सस्ती कराई हर एक के लिए। उससे बीजेपी को दिक्कत। और अगर आम आदमी पार्टी, मैं क्रिटिक हूं, मैं मुझे अरविंद केजरीवाल जी की बहुत सी बातें नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके ये जो काम है, अगर ये अच्छे काम है तो इसको दूसरे स्टेट में लेने में किसी को क्या दिक्कत है? क्योंकि असली अब
जो मुझे लगता है और जो मेरा सेंस कहता है, ये रेवड़ी एवड़ी की जो बात है, ये तो अपना प्रधानमंत्री जी जो कह लें, वो जिस ढंग से अपने अंदाज में कह लें। असली बात सब्सिडी और फ्री राशन की है, मिड डे मील की है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि सरकार के पास इस समय बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही हैं, तो उनको फ्री राशन बंद करना, उनको सब्सिडी बंद करनी है और आने वाले समय में हो सकता है मिड डे मील खत्म हो। तो ये उसका पहले से तैयारी है कि नहीं, नहीं रेवड़ी नहीं बाँटेंगे, ये नहीं बाँटेंगे। चुनाव के समय तो आप ही सबसे ज़्यादा रेवड़ी बाँटते हैं। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं तो इससे ऐसा मुझे लगता है कि जल्दी ही ये फ्री राशन और ये सारी वो चीज़ें खत्म की जा रही हैं जो गरीबों की हैं। ये गरीबों के जिसको कहते हैं ना, और पीठ पे लात नहीं मारी जा रही, पेट पे लात मारने का काम हो रहा है। और मुझे जल्दी ही लगता है कि इसका भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ एंगल ज़रूर होगा, क्योंकि सरकार अपने खर्चे कंट्रोल कर रही है, पैसा कहाँ से लाएँ, वो एलआईसी भी बेच डालो, ये भी बेच डालो, क्या-क्या बेच डालो। तो जो खर्चे कम करने हैं तो सेंट्रल विस्तार बनना ज़रूरी है, जहाज़ आना ज़रूरी है। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि शायद इन चीज़ों में जो जो उसको जिसको वो मुफ्तखोरी बोलती है, ये ज़रूरी नहीं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।